नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। इंडिया के सबसे बड़े कंपनी कौन सा है आप सभी जानते हैं, रिलायंस। तो रिलायंस का ग्रुप के ही एक आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है रिलायंस जियो। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जियो का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको आईपीओ कब आएगा। तो फाइनली कुछ डेटा आ चुके हैं और वो डेटा के आधार के हिसाब से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो फटाफट इस डिटेल्स को देख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आईपीओ का बूम चल रहा है, सारे आईपीएस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर मैं पिछले आईपीओ जितने सारे आईपीओ के ऊपर डिस्कशन किया हो, अगर वो वीडियो जाकर देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज के ऊपर मैंने बताया था कि अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो 60-70 कुछ कंपनीज के ऊपर तो 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिला। और सोचिए, रिलायंस जियो का आईपीओ भी एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लेके आएंगे। तो इस तरीके से आशा किया जा रहा है। तो उससे पहले पूरा डिटेल्स देख लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रिलायंस जियो जो है वो एक्चुअली इन्फोकॉम लिमिटेड है। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड बेसिकली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और ये एक्चुअली सब्सिडरी ऑफ जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड अंडर द कॉन्ग्लोमरेट लीड ऑफ मुकेश अंबानी। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी का मतलब होते हैं कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के सेक्टर है, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट कंपनी कहा जाता है। तो इस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के हिसाब से देखें तो रिलायंस जियो जो इंफोकॉम है इसी का आईपीओ आने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका मेनली पेरेंट कंपनी है। और कितना वैल्यूएशन में आईपीओ लेके आएगा उससे पहले जान लीजिए कंपनी के जो आईपीओ आ रहा है वो कब आ रहा है। अगर मैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप खुद ही देख सके 2025 में इस आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और इस आईपीओ का टोटल जो वैल्यूएशन रखा गया है करीबन 7.5 लाख करोड़, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का। तो $100 बिलियन का कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। तो 7.5 लाख करोड़ का टोटल वैल्यूएशन रखा गया है। तो इस आईपीओ बहुत बड़ा एक आईपीओ आने वाला है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो आईपीओ इज द पोस्टेड टू द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ आने वाला है। तो ऑब्वियसली क्यों ना हो, क्योंकि रिलायंस आज इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप भी है, साथ ही साथ रिलायंस जियो आज इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम सेक्टर भी है। तो उस हिसाब से आईपीओ भी तो बड़ा होना चाहिए। तो इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, क्या कंपनी किस लिए मार्केट में इस आईपीओ को लॉन्च करने जा रहा है, किस लिए वो ऑफर दिया जा रहा है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो डेटा बता रहा है कि यहाँ पे डेटा आप पढ़ सकते हैं, इस डेटा को मैं छोड़ ही देता हूँ, आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज आउटलुक के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया वायरलेस सब्सक्राइब बेस रीच 1 लाख सॉरी 1168.95 करोड़, वो भी मई 2024 के हिसाब से। मतलब टोटल जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसमें से रिलायंस जियो लीडिंग 474। तो ऑल ओवर इंडिया में इतना कस्टमर है और उनमें से 474 करोड़ टोटल कस्टमर रिलायंस के पास है। उनमें से 40.6% कंट्रीब्यूट करते हैं कौन, अकेला रिलायंस। तो बाकी एयरटेल भी है, साथ ही साथ वोडाफोन भी है, तो उसके साथ साथ बीएसएनएल भी है। सारे को मिलाकर अकेला रिलायंस ही 40% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया ई कॉमर्स मार्केट में प्रोजेक्ट ग्रोथ जो है वो 325 बिलियन 2030 में हो जाएगा। और एक क्विक कॉमर्स सेगमेंट में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 19.93 बिलियन हो जाएगा। तो कितना ग्रोथ होने वाला है इस सेक्टर में आप देख सकते हैं। तो रिलायंस जियो का जो आईपीओ है, इस आईपीओ का ले आने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। देखिए, बताया जाए द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलायंस आईपीओ जियो आर येट टू बी नॉट अनाउंस्ड। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, समझ आता हूँ। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट जब होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बेसिकली इस आईपीओ के जो इन्फोकॉम, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, इसका स्टार्टिंग हुआ था 2016 में। 2016 में जब रिलायंस जियो मार्केट में लॉन्च किया और फ्री में सिम बांटना स्टार्ट किया, नेटवर्क सिस्टम बांटना स्टार्ट किया, 6 मंथ तक फ्री में डेटा दिया, कॉलिंग दिया, तब मार्केट में इसका एक बूम चला था। उसके बाद लोगों को आदत पड़ गया और उसके बाद रिलायंस में सारे व्यक्ति रिलायंस में ट्रांसफर हो चुके थे। तो एक ट्रिक था, क्योंकि रिलायंस इसी तरीके से काम करते हैं। पहले वो फ्री में खाना खिलाता है, उसके बाद कस्टमर को अच्छा खासा चार्जेस लेते हैं। कोई बात नहीं, मार्केट में तो बिजनेस इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो इसीलिए लीडर है। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हर टाइम पैसा देकर ही कस्टमर एक्वायर करेंगे। वो लोग सोचते हैं पहले फ्री में दो, कस्टमर आएगा और उस कस्टमर को हम लोग बाद में
ज्यादा चार्जेस करने वाले हैं। इसी तरीके से वो काम यहाँ पे करते रहते हैं। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ रख रहा हूँ। अभी देखिए रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड जो है, इसका डिटेल्स कंपैरिजन, पेयर डिटेल्स कंपैरिजन के हिसाब से बात करूं तो इसका टक्कर किसके साथ हो रहा है? एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे कंपनी के, ये मेनली इसका कंपटीटर है। तो इसका कंपटीटर के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर कौन है? एयरटेल। तो इसके बाद बाकी कंपनी को तो नाम लू ना लू, सब कुछ सेम टू सेम है, क्योंकि सारे कंपनीज का अस्तित्व ही देखा जाए तो ना के बराबर है। क्योंकि वोडाफोन आप जानते हैं वो कर्जे में डूबे हुए हैं। बीएसएनएल सरकार कोशिश तो कर रहा है इसको फिर से बूस्ट करने के लिए, कितना कोशिश सक्सेसफुल होगा वो तो पता नहीं। तो अभी मैं सोशल मीडिया खोलूँ तो हर जगह पे बीएसएनएल का ट्रेंडिंग दिखने को मिला है। बीएसएनएल ऐसा कर रहा है, 5G ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, मगर मेरे घर में टावर ही नहीं है नेटवर्क ही नहीं है, माफी चाहता हूँ। तो आप कहेंगे सर आप कहाँ पे रहते हैं? तो देखिए आप किसी भी जगह पे जाए, अगर आप गांव में जाए, अगर वहां पे नेटवर्क है बीएसएनएल का तब ठीक है, अगर नहीं है तो कोई तो काम ही बनेगा नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एयरटेल ही इसका मेनली कंपटीटर है। उसके हिसाब से फिर भी रिलायंस जो नंबर 1 पोजीशन में बन चुके हैं, क्योंकि उसका 40% मार्केट शेयर उसके पास है। तो इस यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलॉटमेंट डिटेल्स सब कुछ जल्द से जल्द आने वाला है। इसके लिए एंजल वन के ऐप्स आप यूज कर सकते हैं। ये सारे डेटा मैंने एंजल वन के वेबसाइट से लिया हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी देखिए इस आईपीओ का जो बाकी डेटा है वो डेटा अभी तक आया नहीं, मतलब इसका जो आईपीओ का डेट कौन सा होगा, कितना आईपीओ का साइज होगा और कितना प्राइस बैंड में आपको दिया जाएगा, सब कुछ अभी तक आया नहीं है। वो 2025 में आएगा तो मैं आपके साथ डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हिसाब से बात करूं तो जो पिछले साल में जो रेवेन्यूज था 91,300 करोड़, बढ़ के आज 1,08,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है, जो पेट मार्जिन है, वो 18,000 करोड़ से सीधा सीधा 20,000 करोड़ बन चुके हैं। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। जो करंट रेशियो है वो रेशियो भी पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिले। नेट प्रॉफिट जो रेशियो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है। और देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 8-8.5% था, इस बार 9% हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि 15% के ऊपर होता तो पॉजिटिव ज्यादा माना जाता। फिर भी टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में मैं जितना रिसर्च कर पाया उस हिसाब से देखो बहुत ज्यादा एक्सपेंस है। क्योंकि देखिए हर कस्टमर का हमेशा रिक्वायरमेंट होते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं नहीं होते हैं, तो इसलिए वो नेटवर्क के लिए टावर्स लगाते हैं। तो टावर्स लगाने का जो खर्चा है, उसको मेंटेनेंस का जो खर्चा है, नया नया टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है, ऑप्टिकल फाइबर का जो खर्चा है, तो ये सारे चीजों को खर्चे को मिलाकर एक्सपेंस कंटिन्यूसली होता रहता है। मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है, ये सबसे गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 4-4.5 रुपीज करके अर्निंग हो रहा है। तो कंपनी स्लो मोमेंटम में आगे बढ़ रहा है, फिर भी पॉजिटिवली डेटा है, यही सबसे बड़ी बात है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले स्ट्रेंथ को देख लीजिए। कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि अचीव्ड 1 लाख करोड़ रेवेन्यू, और वो भी 50,000 करोड़ ईबिटा के हिसाब से। तो 1 लाख करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुका है। अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख करोड़ कंपनी पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत शानदार कंपनी का स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ एडेड 42 करोड़ सब्सक्राइबर। सोचिए 42 करोड़ सब्सक्राइबर गेन किया है, वो भी मार्च के 2024 के डेटा के हिसाब से। अराउंड 481.8 करोड़ टोटल कस्टमर हो चुके हैं। तो बता रहा कि लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस है, और आउटसाइड चाइना विद 108 करोड़ यूजर। तो चाइना से भी ज्यादा यूजर यहाँ पे इंडिया में 5G यहाँ पे काम कस्टमर हो चुके हैं। जियो आप देख सकते हैं ट्रू ट्रू 5G नेटवर्क हैंडलिंग 28% आउटसाइड वायरलेस डेटा ट्रैफिक, मतलब 28% डेटा ट्रैफिक 5G के हिसाब से ट्रूली वो प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि देखिए ऑन ऑल द मोबाइल नेटवर्क अवॉर्डेड इंक्लूडिंग 5G, जो मतलब स्प्लिट टेस्ट है, मतलब आवरली, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। साथ ही साथ 30% के आसपास जियो जो फाइबर है, जो हम लोग जियो एयर फाइबर है, उसको भी जो ग्रोथ किया है 30% के आसपास ग्रोथ किया है। साथ ही साथ जियो भारत फोन जो है वो कैप्चर 50% मार्केट शेयर, करीबन 1000 सब्सक्राइबर सेगमेंट वाइज यहाँ पे ग्रोथ किया है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम भी कर रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। तो रिक्सी पॉइंट भी कुछ है, कुछ रिक्सी पॉइंट को भी आपको देखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं फेसेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन
फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड टेलीकॉम प्लेयर लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर टाइम इसका डेटा चेंज होता रहता है। कस्टमर का कोई भी भरोसा नहीं है, आज इस कंपनी के ऊपर है, कल उसको पोर्ट करके दूसरे कंपनी में जाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी नेटवर्क का सिस्टम अगर अच्छा हो तो कस्टमर तो रह ही जाते हैं। तो इसलिए इसका वोडाफोन एंड एयरटेल इसका कंपटीटर बहुत स्ट्रांग है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात देखा जाए तो प्रेजेंटली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कैरिंग सिग्निफिकेंट डेट, मतलब कंपनी अच्छा खासा डेप्थ भी बढ़ा रहा है। अगर रिलायंस का पूरा के पूरा डेप्थ को देखो तो अच्छा खासा डेप्थ भी है। साथ ही साथ सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट पॉलिसीज चेंजेस टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट हमेशा खुद के पॉलिसीज को चेंज करता रहता है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो उनमें से कंपनी के ऊपर दिक्कत तो आ ही सकता है, क्योंकि आज सोचिए जिस तरीके से पैकेज रखा गया है, मतलब रिचार्ज का जो पैकेज रखा गया है, वो पैकेज फ्यूचर में अगर चेंज किया जाए तो कंपनी को दिक्कत आ सकता है। मान के चलिए आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर मंथ आपको 300 350 रुपीज देना पड़ रहा है। तो अगर वो कह दिया कि चलो 250 रुपीज में आपको देना पड़ेगा, तो कंपनी का 50 रुपीज बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये कंपनी का गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, इसमें कंपनी को दिक्कत आ सकता है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर आप शायद रिचार्ज नहीं करते होंगे, कंपनी कितना ज्यादा रिचार्ज प्राइस बढ़ा दे आप सोचेंगे नहीं। आप जाकर गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में जाकर सर्च कर लेना, वर्ल्ड में टॉप जितने सारे कंट्रीज में वो सबसे सस्ते प्राइस में कौन नेटवर्क शेयर कर रहा है, वो है इंडिया। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो नेटवर्क जो सर्विस दे रहा है, टेलीकॉम सर्विस दे रहा है, वो सबसे सस्ते में दे रहा है। जो डेटा सर्विसेज दे रहा है वो सबसे सस्ते में दे रहा है। आप जाकर गूगल में सर्च कर लेना, मैं खुद नहीं कहूंगा। तो क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा चार्जेस लिया जा रहा है, एक्चुअली जो चार्जेस लिया जा रहा है, अगर आप जब टेलीकॉम सेक्टर 2005-6 साल में टाइम में देखेंगे, तो उस टाइम एक सिम खरीदने में 999 रुपीज लगता था। मेरे पास अभी भी वो सिम है, तो उस टाइम इतना प्राइस लगता था। तब एक्चुअली जब बीएसएनएल होता था, उस टाइम देखा जाए तो हच होते थे, हच जो आज वोडाफोन बन चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी तब कितना चार्जेस लिया जाता है और आज कितना चार्जेस है, तो सोचिए उस टाइम तो देखा जाए तो बहुत हाई प्राइस था। तो टेलीकॉम सेक्टर कोशिश कर रहा है इसको और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है 5G नेटवर्क के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चा भी कंपनी करना पड़ता है। टेलीकॉम मार्केटिंग जो नियरिंग जो स्टेशन है, उसके लिए सब्सिडीज ग्रोथ भी करना बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो कंपनी का खर्चा इस तरीके से इक्विपमेंट्स देखा जाए तो रिक्स ही थोड़ा सा देखने को मिला है। बाकी देखिए कंपनी में तो रिक्स होगा ही, फिर भी रिलायंस जैसे जायंट कंपनी का ग्रुप है, तो उसमें से वो कुछ सोच समझ कर ही काम कर रहे होंगे। तो बाकी देखिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी तक आईपीओ का बाकी डिटेल्स आया नहीं है, जब डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।